हे गाइस, आप देख और सुन रहे हैं फ्री स्टडी 90 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दूसरा पार्ट आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हम इसके पहले जो है कर चुके थे। ठीक, पुर्तगालीज जो है वो हमारे इंडिया में आगमन और उनका हम अच्छे से जो है पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे डच। तो ये जो बेसिकली जो डच थे, आज वर्तमान समय में नीदरलैंड या हॉलैंड के लोग जो है हैं, तो उन्हें जो है डच कहते थे। वो वहाँ मतलब डच जो है वो भी भारत में अपना उपनिवेश बनाए थे। तो भारत में सबसे पहले जो है डचों में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति है कॉर्नेलियस हाउटमैन। कॉर्नेलियस हाउटमैन जो कि 1596 में आया था। यह जो है भारत में सबसे पहले आने वाला डच था। तो कौन आया था? हाउटमैन। कब आया था? 1596 में। उसके बाद आने के बाद जो है जस्ट 6 इयर्स बाद जो है इसने जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था, जो कि वहां पर इसे जो है बोला जाता था, यह यूनाइटेड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डचों ने जो है पहली फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में जो है मसूलीपट्टनम में जो है अपना स्थापित किया था। तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपना पहला फैक्ट्री जो है स्थापित किया था। और सबसे पहले आने वाला व्यक्ति डच कौन था? तो हाउटमैन था। ठीक, आगे देखते हैं हम। डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक, जिसे क्या ना कहा जाता है? पैगोडा सिक्का कहा जाता है, पैगोडा कॉइन्स कहा जाता है। तो पैगोडा कॉइन्स जो है डचों ने जारी किया था, जो कि यह गोल्ड का था। ठीक, अब आप सोच सकते हैं इन्होंने, ये जो कंपनी थी कितनी रिच थी, कितनी जो है धनी कंपनी थी, जो कि गोल्ड कॉइन जारी कर रहा है। ठीक, भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम वैसे हिंद यूनानियों द्वारा चलवाए गए थे। ठीक, इंडो ग्रीक जो है द्वारा जो है स्वर्ण सिक्के जो है भारत में सबसे पहले चलवाए गए थे। ठीक, उसके बाद भारत में प्रथम यूरोपियन स्वर्ण सिक्के चलवाए किसने? जो है डचों ने। प्रथम यूरोपियन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम यूरोपियन जो कितने यूरोपीय थे? 5 यूरोपीय कंपनीज जो इंडिया में अपना उपनिवेश की थी। तो उन पांचों में जो है स्वर्ण सिक्के जो है डच ने ही जो है चलाए थे। तो फर्स्ट यूरोपियन हो गए। ठीक, डचों के भारत में कुछ उद्योग लगे थे। उन उद्योगों में जैसे सूती वस्त्र उद्योग था। ठीक, और नील उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग जो है लगाए गए थे, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंडिगो इंडस्ट्रीज। वैसे इनका जो है बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो है पीपली में जो है स्थापित की गई। ये जो मसूलीपट्टनम दिया गया है, ठीक, यह जो है अस्थायी रूप से फैक्ट्री थी, लेकिन सॉरी, वो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम थी। सॉरी, बंगाल में जो है, बंगाल में इनका पीपली में जो है प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। जब डच आए तो इन्होंने जो है अंग्रेजों से मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों का आगमन 1600 के आसपास हो गया था। तो इंडिया में ये लोग कौन? डच और अंग्रेज। डच और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ, उसे बेदरा का युद्ध कहा जाता है। डचों एवं अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किन दो के बीच जो है बेदरा का युद्ध हुआ था? यह बेदरा का युद्ध निम्नलिखित में किनके मध्य हुआ था? तो डचों और अंग्रेजों के मध्य जो है बंगाल में जो है लड़ा गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो है डचों से बेदरा में जो है अपना युद्ध लड़ा था। आगे देखते हैं।
ठीक, डच ज्यादा नहीं थे, उनको उनके ऊपर अंग्रेजों बहुत जल्दी ही हावी पा गए और जो उनका वर्चस्व जो है खत्म कर दिए थे। बस डच से संबंधित जो है आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हाउटमैन आया था और उसके बाद बेदरा के युद्ध जो है डचों एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो है वह नेतृत्व कर रहा था। बेदरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है इनमें डच में याद रखना है कि डच में जो है पहला हो गया आपका जो है फर्स्ट हाउटमैन थे और वेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक, और इनकी डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, तो मसूलीपट्टनम में, और बंगाल में कहाँ हुआ था, तो पीपली में। ठीक, बस इतना ही था। अंग्रेज उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, वो जो है 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक, व्यापारी समूह था जिसने ब्रिटेन में, जिसे ब्रिटेन में क्या कहा जाता था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया, ठीक, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कब? 1599 में। या कह सकते हैं कि ब्रिटिश में यह लंदन, अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने जो है अपने यहाँ इस नाम से जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। वो कौन थे? मर्चेंट एडवेंचर्स, जो व्यापारी समूह थे, 1599 ईस्वी में वहां पर स्थापित किए थे। वो इसी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसी की एक शाखा थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में जाना गया, ठीक है, उसी की एक शाखा थी। ठीक, यह यूरोप के ईस्ट में अपना इंडिया पड़ता है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका नाम दिए थे। अगला देखते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट द्वारा राजलेख जारी किया गया, ठीक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। मतलब 15 साल तक जो है यह पूर्वी देश, ठीक, पूर्वी देश और भारत में अपना जो है 15 साल तक जो है यह व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा मिला गया? महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, या टेलर फर्स्ट के माध्यम से जो है 1600 ईस्वी में भारत में इन्हें अनुमति मिली थी। उसके बाद देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे जो है इसकी स्थापना जो है 1599 ईस्वी के बाद होगी, क्योंकि 1599 जो एडवेंचर्स थे, ठीक, मर्चेंट एडवेंचर्स जो थे वहां लंदन में अपना जो है स्टैब्लिश किए थे। तो 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है इंडिया में, ठीक है। और 1608 ईस्वी में भारत में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस जो है भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था, जिसको जो है जेम्स प्रथम ने जो है जहांगीर के दरबार में भेजा था, ठीक। और यह जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम है रेड ड्रैगन, ठीक। रेड ड्रैगन जो है यह जो है अपना इसका जहाज था जेम्स प्रथम का, जो कि विलियम्स हॉकिंस जो है को भेजा गया था। जेम्स फर्स्ट ने विलियम हॉकिंस को वैसे जहां अकबर के दरबार में भेजा था, लेकिन उस समय यहाँ पर अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर जो है शासक था। तो जहांगीर जो है इसका स्वागत करता है और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कैप्टन खान की उपाधि दे दी, ठीक है। यह जो है कैप्टन खान ने जो है की उपाधि जो है विलियम हॉकिंस को मिला था, जो कि जहांगीर के द्वारा दिया गया था, ठीक। जहांगीर मुगल साम्राज्य से थे, तो वैसे उपाधि नहीं देंगे तो उसमें जोड़ देंगे जरूर अपना खान, ठीक। तो रेड ड्रैगन जो है किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो
सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम्स हॉकिंस के जहाज का क्या नाम था? तो हो जाएगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है वह इसका जहाज था। इस जहाज से जो है सूरत आके पहुंचा था। ठीक। अंग्रेजों ने जो है भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। कब? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में सूरत में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित किया। 1615 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट ने अपने एक राजदूत टॉमस रो को जो है जहांगीर के दरबार में भेज दिया। ठीक। तो पूछा जाता है विलियम हॉकिंस जो है किसके दरबार में आया? तो जहांगीर। और किसके द्वारा भेजा गया? जेम्स प्रथम के द्वारा। ठीक। और टॉमस रो जो है इसको भी जेम्स प्रथम ने भेजा था जहांगीर के दरबार में। जेम्स प्रथम है कौन? जेम्स प्रथम वही जेम्स प्रथम है जिसको दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुआ था पुर्तगालियों से। ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है 1661 ईस्वी में जो है 1661 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से शादी किया, जो कि उसे बॉम्बे में जो है दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, जो कि इसने जो है 10 पाउंड प्रति वर्ष लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया था। ठीक। तो 10 पाउंड प्रति वर्ष जो है लीज पर दे दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किससे शादी हुई थी? कैथरीन ब्रिगेंजा से। कौन किया था? चार्ल्स द्वितीय। ठीक है। अगला बताते हैं। कलकत्ता जो है कलकत्ता अंग्रेजों की 1774 से 1911 तक काफी लंबे समय तक इनकी राजधानी रही, जब तक कि अपना दिल्ली जो है वर्तमान में राजधानी है न हुई। ठीक। कलकत्ता से दिल्ली जो है 1911 में स्थानांतरित किया गया इसके बाद कलकत्ता के, और कलकत्ता जो है यहाँ अंग्रेजों की राजधानी के रूप में थी। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ठीक के द्वारा विलियम हैमिल्टन को बंगाल से जो है कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ठीक। यद्यपि जो है औरंगजेब रहता तो ऐसा जो है न होता। ठीक। क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। उसके बाद फर्रुखसियर जो है राजगद्दी पर बैठता है, तो विलियम हैमिल्टन को जो है बंगाल में वो भी कर मुक्त, ठीक है, बिना कर के रूप में जो है शाही फरमान जारी कर दिया आयात निर्यात करने के लिए या व्यापार करने के लिए। ठीक। आगे देखते हैं। तो बंबई का संस्थापक जो है बंबई का संस्थापक कौन था? तो बंबई का संस्थापक जो था वह आंगियार था। कौन था? आंगियार था बंबई का संस्थापक। ये इतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इनकी जो है सेंट्रल पावर थी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेंट्रल पावर जो है यही थी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो यहाँ के संस्थापकों का जो है हमें जानकारी होना आवश्यक पड़ जाता है। तो बम्बई का आंगियार, कलकत्ता का चारनाक, मद्रास का फ्रांसिस डे। ठीक। फ्रांसिस डे जो था वह मद्रास का संस्थापक था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो चारनाक था। बम्बई का जो है आंगियार था। ठीक। आगे देखते हैं डेनिस। तो अंग्रेजों के बाद जो है डेनिश आते हैं। तो डेनिश के लोग जो है 1616 ईस्वी में भारत में आए थे। तो 1616 ईस्वी में डेनिश जो है आए थे। यह भी इनकी विशेष प्रभुत्व जो है भारत में नहीं रहा, कुछ ही दिन तक सीमित रहा। लेकिन जो है यह आए डेनिश लोग, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उसी वर्ष किया था। उसके बाद 1628 ईस्वी में डेनिश
ठीक है। 1628 ईस्वी में डेनिश ने लोगों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? त्रैंकोबाट में। त्रैंकोबाट जो कि केरल में पड़ता है, त्रैंकोबाट जो है में स्थापित किया था। और दूसरी फैक्ट्री जो है 1676 ईस्वी में जो है सेरामपुर बंगाल में पड़ता है, वहां स्थापित किया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। डेनिश ने जो है, डेनिश के भारत में व्यापार जो है हुए, जैसे कि खासकर चाय व्यापार हुआ, चीन के साथ व्यापार हुआ। ये लोग चीन के साथ यहाँ से रहकर व्यापार करते थे और चाय का व्यापार हर जगह करते थे। 1745 ईस्वी में डेनिश के लोग जो है अपना सारा व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर चले जाते हैं। ठीक, अपना जो है सारा व्यापार अंग्रेजों को देकर चले जाते हैं। ये लोग ही अपना संभालो, हम चलते हैं, काफी लंबा व्यवसाय है, नहीं हो पाएगा हमसे। उसके बाद फ्रांसीसी आती है, फ्रेंच के लोग आते हैं, फ्रांस के लोग आते हैं। फ्रांस के लोग भी भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं। तो फ्रांस के लोग जो है अपना पहला जो है सर्वप्रथम 1664 भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी काल्बर्ट था। कौन था? तो काल्बर्ट था, जिसको फ्रांस के महाराजा लुई 14, फ्रांस के राजा लुई 14, लुई 14वें के द्वारा भारत भेजा गया था। जब वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फ्रांस की क्रांति 1789 में पढ़ेंगे तो वहां पर इनका जिक्र जो है लुई 14वें से लेकर आखिरी लुई 18वां तक होता है। तो वहां पर जो है इनका जिक्र मिलता है, इनका विशेष जो है नहीं रहा। इसका एक कथन है लुई 14वें का, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून हैं। ठीक, लुई 14वां के द्वारा जो है यह काल्बर्ट को भेजा गया था। तो कह सकते हैं तो पहला फ्रांसीसी हुआ, जो कि फ्रांस से आने वाला पहला फ्रांसीसी कौन हुआ? तो अल्बर्ट हुआ। उसके बाद फ्रेंच जो आते हैं, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी वर्ष जो है होती है 1664 ईस्वी में। ठीक है, तो और ये जब इनकी फैक्ट्री जो है, इनकी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में, ये भी अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की तरह, ब्रिटिशर्स की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यह लोग भी अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं। लेकिन 1668 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1668 4 साल बाद जो है अपना सूरत में स्थापित करते हैं। 1673 ईस्वी में जो है फ्रैंको मार्टिन ने शेर खान लोदी पर आक्रमण करके पांडुचेरी पर अधिकार कर लिया। तो पांडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। ठीक है, फ्रांसीसियों का अधिकार जो है पांडुचेरी पर था। और यहाँ पर उस समय शासक जो था भारत का, शेर खान लोदी था। शेर खान लोदी को जो है फ्रैंको मार्टिन ने हरा दिया। ठीक, और यह जो है इसके बाद देख लेते हैं इनका भी जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, यह अपने अलावा किसी भी कंपनी का प्रभुत्व यह दावेदारी नहीं होना देना चाहते थे। इसलिए जो है जिस तरह बेदरा का युद्ध जो है लड़ा गया अंग्रेजों के बीच, उसी तरह जो है फ्रांस के लोगों से जो है मुठभेड़ हुआ। कहाँ पर? वांडीवास का युद्ध। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। फ्रांसीसी की हार की शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो यही हार इनकी जो है आखिरी थी, इनका प्रभुत्व नहीं बन पाया भारत में। और जो है 1760 ईस्वी में जो है 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेज और फ्रांस के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो कि भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना। तो आप कह सकते हैं तो सबसे इन उपनिवेशों में, इन यूरोपीय कंपनियों में सर्वाधिक जो है बलशाली ईस्ट इंडिया कंपनी उभरी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब उभरी तो उसने भारत में रूल रेगुलेशन, शासन प्रशासन
की नींव जो है डालना शुरू किया। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यही बन जाता है कि भारत में जो है अंग्रेजी राज की स्थापना। तो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना जो है, जैसे कि ब्रिटिश फ्रेंच कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष को लेकर 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो ब्रिटिश और फ्रेंच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश को लेकर जो है व्यापारिक या ट्रेड को लेकर जो है 3 युद्ध हुए थे, वो भी कर्नाटक में। जो वांडी वास है वो भी कर्नाटक है, 1760 में लड़ा गया था। ठीक है, लेकिन जो है इनके मध्य जो है 3 जो है लड़ाइयाँ हुई थी कर्नाटक में, इसे कर्नाटक जो है वार कहा जाता है। तो जो यह कर्नाटक है, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कर्नाटक एरिया है, यह नवाब जो है कौन था, अब्दुरुद्दीन थे। ठीक है, और वहाँ पे यह रहा आपका जो है, यहाँ पे पुदुचेरी था। ठीक, यह जो है तमिलनाडु का हिस्सा है। ठीक, यह जो है तमिलनाडु का हिस्सा है, और यहाँ पे जो है आपका केरल पड़ जाता है। तो अर्काट जो था, यही अर्काट जो था, सॉरी, अर्काट जो था सब कहाँ का था, तो यहाँ पे जो है रहता था, यहाँ पे मद्रास क्योंकि यही था। तो मॉरिशस से फ्रेंच कौन थे वहाँ का, ला बुर्डाने, ला बुर्डाने। तो कर्नाटक वार जो है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य अपने यहाँ न रहकर हमारे भारत में यहाँ इनका युद्ध चला था, और यह महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कितने युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांस के मध्य, कहाँ पे, कर्नाटक में। और उसके बाद जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746, 1746 से 1748। यह कुल कितने वर्ष चला, तो यह 2 वर्ष चला था, 2 वर्ष चला था कर्नाटक वार फर्स्ट। ठीक है, इसका कारण क्या था, कारण यह था कि जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य युद्ध वहां भी हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जो है पहला युद्ध कर्नाटक वार युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका तात्कालिक कारण क्या बन गया, तात्कालिक कारण ये बन गया कि जो अंग्रेज कमांडर बर्नौट था, जो अंग्रेज कमांडर बर्नौट था, बर्नौट के द्वारा 2 फ्रेंच जहाज को कब्जे में ले लिया, यह इसका तात्कालिक कारण बना। ठीक है, बर्नौट ने फ्रांस के जो है 2 जहाज अपने अंडर में ले लिया, तो जो है फ्रांसीसियों ने जो है कर्नाटक में अपना पहला युद्ध छेड़ दिया 1746 में, और यह 2 साल तक चला था। ठीक है, अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन एक तरफ थे, बनाम फ्रेंच कंपनी एक तरफ थी। आप देखें कि यहाँ पर जो है अनवरुद्दीन जो है यह अंग्रेजों का जो है साथ दे रहे हैं, तो भारत में रहकर अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। और फ्रेंच जो है, फ्रेंच की तरफ से जो है डुप्ले था। ठीक है, फ्रेंच की तरफ से डुप्ले था। ठीक, इनके मध्य जो है 1748 में कर्नाटक का पहला वार जो है स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो है सेंट टोमे की लड़ाई जो है 1748 से जो है हुई थी। एक तरफ कर्नाटक में, कर्नाटक की तरफ से जो है अनवरुद्दीन कर रहे थे। ठीक है, और दूसरी तरफ से गवर्नर फ्रांस के जो थे वो डुप्ले थे। ठीक, अगला देखते हैं, तो कर्नाटक जो वार हुआ था वहाँ नवाब अनवरुद्दीन थे, और इनके कमांडर महफूज खान थे। ठीक है, अब फ्रेंच की तरफ से डुप्ले थे, और इनका कमांडर जो था पैराडाइज था। ठीक, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं, सेंट टोमे की लड़ाई फ्रेंच कंपनी ने जीत ली। जो यह लड़ाई हुई सेंट टोमे, यहाँ अंग्रेजों ने जो है वो फ्रेंच ने जो है इस लड़ाई को जीत लिया। ठीक है, उसके बाद जो है किस लड़ाई को, यहाँ पे सेंट टोमी की लड़ाई, किसकी लड़ाई, सेंट टोमी की लड़ाई जो है फ्रेंच ने जो है जीत लिया।
कब? 1748 ईस्वी में। ठीक है, यक्सला-शापेल की संधि के साथ यह युद्ध समाप्ति हुई। ठीक, 1746 ईस्वी में। कौन सा संधि था? तो एक्सला-शापेल संधि के तहत जो है इनका पहला युद्ध समाप्त हुआ। फिर उसके बाद अगले एक वर्ष बाद 1749 ईस्वी में दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है, जहां पर अंग्रेज जो है अपना जो है यह हैदराबाद, जो कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तो चिनकिलिस खान, यह निजामुल उल मुल्क। ठीक है, यह जो है हैदराबाद का संस्थापक था। हैदराबाद जो है यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसका संस्थापक चिनकलिस खान या निजामुल उल मुल्क जो है नासिर जंग, यह जो है इसका बेटा था, और इसका पोता मुजफ्फर जंग था, जो इसका जो है साथ दिए थे। उसके बाद फ्रांस की तरफ से डुप्ले था, जो कि कर्नाटक में हुआ था। तो अनवरुद्दीन जो है, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली था, और डुप्ले जो है, डुप्ले की तरफ चंदा साहब जो है ये सपोर्ट में थे। तो कह सकते हैं तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब प्लस डुप्ले, ठीक है, यह इनको एकजुट हो गए और एकजुट जो है फ्रेंच कंपनी की तरफ से युद्ध लड़ने लगे। अंततः जो है यह नासिर जंग अनवरुद्दीन प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एकजुट हो गए, और यह दूसरा पार्ट भी बन गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। 1749 ईस्वी में जब कर्नाटक का दूसरा युद्ध अंबर का युद्ध कहलाया, अंबर की जगह पे हुआ था, तो सेकंड कर्नाटक युद्ध जो है इसे बोलते हैं अंबर के युद्ध से। सेकंड कर्नाटक वॉर किसे बोलते हैं? इसी युद्ध से प्रारंभ हुआ, तो अंबर का युद्ध। ठीक, किसके मध्य? फ्रेंच और अनवरुद्दीन के मध्य हो रहा था, और यह प्रारंभ हुआ था इनके मध्य, बदल गया अंग्रेज और बना फ्रेंच। तो अब जो है हैदराबाद में मुजफ्फर जंग नया नायब बन गया था, और कर्नाटक में जो है चंदा साहब नया नायब बने थे। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहब जो है इनके मध्य हो रहा था, तो इनके साथ जो है सलात जंग भी थे। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी एक नया अधिकारी जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो है बनाया गया। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को जो है एक अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया गया। उधर जो है मौलवी अली भाग कर दक्षिण भारत में त्रिशनापल्ली में शरण लेनी पड़ी इनको। ठीक है, क्लाइव द्वारा त्रिशनापल्ली में घेरा बनाकर ठीक, जो यह अली महोदय हैं, मोहम्मद अली को रिहा करवाकर चंदा साहब जो है, चंदा साहब को तंजावुर में मार दिया। ठीक है, चंदा साहब को तंजावुर में मार दिया गया। उसके बाद कर्नाटक का नवाब जो है मोहम्मद अली बन गया। ठीक है, अब फ्रेंच का गवर्नर कौन बन गया? नया गवर्नर गोडीहियो। ठीक है, गोडीहियो जो है नया गवर्नर बना। उनका कार्यकाल डुप्ले का समाप्त हो गया था। 1754 ईस्वी में पांडुचेरी की संधि के साथ दूसरा कर्नाटक भी समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक वॉर देखते हैं। तीसरे कर्नाटक वॉर जो है 1756 से 1763 तक चला। ठीक है, यह 7 साल तक चला। ठीक है, यह 7 साल तक चला, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक, और सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह वहां पर भी ऑस्ट्रिया बनाम प्रशा के मध्य जो है हो रहा था, जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तब। ठीक, फ्रांस ने जो है समर्पण जो है ब्रिटेन ठीक, फ्रांस ने समर्थन दिया था इनको, ऑस्ट्रिया को। ब्रिटेन ने जो है प्रशा को समर्थन दिया था। वहां पर भी वही तीसरा कर्नाटक वॉर यहाँ पे प्रभावी हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम फ्रेंच कंपनी में तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक, अगला देखते हैं। फ्रेंच कंपनी जो है, तो काउंट डी लाली यह गवर्नर थे, उस समय नए गवर्नर हुए थे। जो आपने पढ़ा 1760 वांडीवास का युद्ध हुआ था, वहां पे फ्रेंच और बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी, जो कि यहाँ पे पराजित हो गई थी,
और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गए थे। कमांडर उस समय आर्यकुट था। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध का तीसरे कर्नाटक वॉर का अंत जो है पेरिस की संधि से होती है। ठीक है, पेरिस की संधि के तहत जो है वहां पर पेरिस में संधि हुई थी, उसके मध्य में जो है भारत में कर्नाटक वॉर जो है समाप्त हुआ था। अब ये लोग जो है बंगाल को अधिग्रहण करेंगे। बंगाल सबसे पहला नवाब मुर्शिद कुली खां था, जो कि बंगाल जो है संस्थापक था। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन आया था, जो कि इसका दामाद था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान का दामाद सुजाउद्दीन था और सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान था। ठीक, सरफराज खान के बाद जो है उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान बनता है। अलीवर्दी खान के बाद इनका बेटा सिराजुद्दौला, जो कि आपका प्लासी के युद्ध में पड़ेंगे। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने जो है अंग्रेज से बहुत तगड़ा मुठभेड़ लिया और उसी दौरान अंग्रेजों को इसने कहा कि अंग्रेज जो है मधुमक्खियों के समान हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सिराजुद्दौला का सेनापति जो है मीर जाफर था। ठीक, सिराजुद्दौला का सेनापति जो है मीर जाफर था। एक चीज ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला का कार्यकाल 1756-1757 के मध्य भले ही रहा, लेकिन यह इतिहास लिख दिया। ठीक है, तो इसका सेनापति कौन था? मीर जाफर था। उसके बाद आते हैं कौन? मीर कासिम। तो ठीक, मीर कासिम आते हैं सिराजुद्दौला के बाद। अगला देखते हैं, सिराजुद्दौला मिर्जा मोहम्मद इसका मूल नाम था। ठीक, सिराजुद्दौला ने जो है फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता पर अधिकार किया और कलकत्ता का नाम क्या रख दिया? बदलकर अलीगढ़, सॉरी, अलीनगढ़ किया। कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगढ़ किया। अब अलीनगढ़ जो है 1700 जून 1756 ईस्वी जो है सिराजुद्दौला के द्वारा वहां पर काल कोठरी की घटना घट गई। काल कोठरी की घटना जो है यह बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि अंग्रेजों को यह एक कोठरी में बंद करके जो है छोड़ दिया था, जिसमें कुछ ही लोग जो है जिंदा बचे थे। तो काल कोठरी की घटना का संबंध किस शासक से है? तो सिराजुद्दौला से संबंधित रखता है, ब्लैक हॉल ट्रेडेसी। ठीक है, अगला देखते हैं अलीनगर जो है, यहाँ पर अलीनगर कलकत्ता का पुराना नाम है। तो कलकत्ता का पुराना नाम जो है अलीनगर था। अलीनगर की संधि हुई 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ठीक है, तो यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है अलीनगर की संधि हुई या कलकत्ता की संधि हुई थी। अलीनगर जिसे कलकत्ता कहते हैं, यह 1757 में इसकी संधि होती है। और प्लासी का युद्ध जो है दूसरा है, प्लासी का युद्ध जो है यह भी 1757 में स्टार्ट हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में। एक तरफ था सिराजुद्दौला और एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, गवर्नर था और सिराजुद्दौला जो है यह उस समय के वहां शासक थे। और जून 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। उसके बाद जो है इसके सेनापति जो थे मीर जाफर थे, यह इसकी वजह से जो है हारा था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इसे एक लालच दे दिया था कि मैं तुम्हें जो है सिराजुद्दौला को, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें बंगाल का अगला जो है शासक नियुक्त करूंगा। तो यह इसका सेनापति ही जब मीर जाफर जो है धोखा दिया, तो यह सिराजुद्दौला पराजित हो गया। ठीक है, तो अगला नवाब जो है इसे कंपनी ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। उस समय वहां के दीवान जो थे वो राय दुर्लभ थे। ठीक है, राय दुर्लभ जो है दीवान थे।
प्लासी के युद्ध ने जो है अंग्रेजों को राजनैतिक शक्ति की स्थापित किया। तो प्लासी का युद्ध जब ये जीत गए तो यहीं से इनका प्रभुत्व जो है 1757 से जो है स्टार्ट हो जाता है कि राजनैतिक, क्योंकि इसलिए कि यह लोग शुरुआत में व्यापार के उद्देश्य से आए, लेकिन प्लासी की युद्ध विजय में इन्होंने अपनी राजनैतिक झंडा गाड़ दिया। ठीक, अगला देखते हैं, मीर जाफर को पद से हटा दिया। ठीक, क्यों मीर जाफर को पद से हटा दिया? क्योंकि यह इनकी बातों से जो है नहीं चलता था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से नहीं चलता था, फिर से इसे हटा दिया। युद्ध के पश्चात मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम को जो है नवाब बंगाल का बना दिया गया। अंग्रेजों के आक्रमण से जो मीर कासिम है, मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेज के आक्रमण के बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला यहाँ शरण ली। ठीक है, मीर कासिम जो है के समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो है यहाँ पे शरण ली, और बंगाल का नवाब जो है पुनः जो है 1773 में बनाया गया। किसे? मीर जाफर को। क्योंकि यहाँ पर जो है मीर कासिम ने जो है यहाँ वहाँ पढ़ेंगे तो अपना जो है एक मुंगेर स्थापित कर दिया था, अपनी राजधानी मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित कर दिया था मीर कासिम। और यहाँ पे जो है जब उसके बाद जो है मीर जाफर को बना दिया गया। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उस समय मुगलों के बादशाह थे, अवध के शुजाउद्दौला थे। तो बक्सर का युद्ध जब होता है, तो बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। तो जो यहाँ पे पनाह लिए थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और किसके यहाँ? मीर कासिम के यहाँ। उसके बाद शाह आलम मुगल बादशाह थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, बंगाल के नवाब ये तो थे ही मीर कासिम। इन तीनों को जो है इकट्ठे होकर जो है अंग्रेजों से लड़े। तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो जो है नेतृत्व कर रहा था। यह आर्मी चीफ था इसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, शुजाउद्दौला और मीर कासिम यह जो है एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो एक तरफ थे। तो यह क्वेश्चन अभी हाल ही में आपके बीपीएससी में पूछा गया था। तो बक्सर की युद्ध के दौरान जो है कंपनी का नेतृत्व करता कौन था? तो हेक्टर मुनरो थे। यह जो है चीफ थे, वहाँ आर्मी चीफ थे। ठीक है, तो यह जो है युद्ध बक्सर का युद्ध में जो है यहाँ जो है अंग्रेजों की जीत होती है और जो है ये पराजित हो जाते हैं। ठीक है, मीर कासिम। अब बक्सर युद्ध के जो है समय बंगाल का गवर्नर जो है बेंसीटार्ट था। कौन था? बेंसीटार्ट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेंसीटार्ट। बेंसीटार्ट जो है यह बंगाल का गवर्नर था। बेंसीटार्ट जो है बंगाल का गवर्नर था और इसके आर्मी चीफ का जो है हेक्टर मुनरो था, जो कि बक्सर का युद्ध विजय किया था। बक्सर के युद्ध में जो है विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता और भी जो है स्थापित हो गई, इसका प्रभुत्व और भी बढ़ गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है अंग्रेजों ने एक एक शासक को जो है धीरे धीरे अपने अधीन करना शुरू किया, जिसके सबसे पहले जो है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि के तहत जो है दो संधियां हुई, किसके मध्य? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, और रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, सॉरी, दो संधियां जो हैं इनके मध्य होती हैं। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, यह जो थे अवध से बिलोंग करते थे, और शाह आलम द्वितीय आपके मुगल दिल्ली सल्तनत के जो है मुगल जो है शासक थे। सोचिए, मुगल शासक से भी संधि लेनी पड़ी और अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला भी कर लिए।
इनको यह दिया गया कि हम आप जो है आपको जो है हम सेना जो है देंगे, आपकी सारी चीजें हम देख करेंगे, बस राजनीतिक सारी शक्तियां हमें दीजिए। जो कि यहाँ पे लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे छीण होने लगे थे। तो 1765 ईस्वी में नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना कुछ समय के लिए। उसके बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन पद्धति जो है द्वैत शासन लग गया। अब द्वैत शासन जो है 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चला। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 1765 ईस्वी में द्वैत शासन लगाया। तो द्वैत शासन से संबंधित जो है रॉबर्ट कौन संबंधित है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है द्वैत शासन से संबंधित है। तो द्वैत शासन जो है यह 7 वर्षों तक चला था। ठीक है। 1764 से यह जो है 7 वर्ष तक चला था। इसे भारत की लूट कहा गया, क्योंकि द्वैत शासन के माध्यम से जो है यहाँ पे जितनी है मुगल या अवध नवाब से जितना हुआ, यह इस शासन पद्धति को लगाकर यहाँ से खूब धन खूब व्यापार के माध्यम से यह यूरोप ले गए थे। उत्तरवर्ती जो है मुगल, ये लेटर मुगल्स हैं। जैसे कि अब जैसे मुगलों का पतन 1707 से 1857 तक हो गई थी, क्योंकि 1857 की क्रांति के तक जो है इनका अंततः हो गया था, समाप्त हो गए थे। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में मुगलों के धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे। पहला मुअज्जम था, जो कि इसके बाद जो है शासक बना। उसके मोहम्मद आजम था, और यह काम बख्श था। तो काम मुअज्जम जो है इसे ही फर्रुखशियर कहा गया, और जो कि अंग्रेजों को जो है बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। ठीक। और यह काबुल से संबंध रखता था, और गुजरात जो है इसको दे दिया औरंगजेब ने। उसके बाद काम बख्श को बीजापुर का नेतृत्व करता दे दिया। जाजऊ का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। जाजऊ का युद्ध जो है मुअज्जम और आजम के बीच होता है। उत्तराधिकार को लेकर जो है इनके मध्य युद्ध होता है जाजऊ का युद्ध जो है यह जो है इन दोनों भाइयों के मध्य होता है। मुअज्जम इसमें जो है जीत जाता है। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम जो है उपाधि धारण करता है। 1709 ईस्वी में जो है बहादुर शाह ने काम बख्श को भी पराजित कर दिया, ताकि अब हमारे सामने कोई न रहे। बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम द्वितीय शुरू हो जाता है इसका कार्यकाल। तो दोस्तों बस अगला हम पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। कंटेंट कैसा है अब जो है आप इसको कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा। तो जो है तब तक के लिए हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो है अगला वीडियो में आप इस सबको देखिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक, धन्यवाद।